हेलो दोस्तों, समझदार बहू का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। कुछ देर वहां रुक करके दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। संजना, राजेश, मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है। वो तो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती हैं। राजेश, चिंता मत करो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की ही तो बात होती है, सुन लिया करो। संजना, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस एक दिन की टेंशन से पूरा वीक कैसे गुजरता है ये मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। संजना लंच में कविता से बात करती है। संजना, कल से मूड खराब है यार। कल फिर से राजेश के घर गई थी, वहाँ मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। कविता, अरे यार, सास की बात का इतना सीरियस क्यों ले रही है? ज़्यादा सोच मत कर, सब ऐसे ही चलता है। चल छोड़, तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। संजना, मैं अब प्रमोशन नहीं लूँगी। पता नहीं कहाँ भेज दें हैं। कविता, हाँ ये तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो ज़रूरी है। संजना, नहीं यार, और टेंशन नहीं लेना चाहती। पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक मम्मी जी मुझे सुना रही हैं। हाँ, राजेश को अपने साथ लेकर के आ गई। कविता, लेकिन एक बात सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है तो तुम दोनों एक बड़ा फ्लैट लेकर के सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो। फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। संजना, तुझे पता है प्रमोशन मिलने से काम का प्रेशर कितना बढ़ जाता है, और सास ससुर साथ में रहेंगे तो घर का भी काम बहुत करना पड़ेगा। उसके सामने राजेश भी काम को हाथ नहीं लगाते। नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाती हैं। कविता, चल ठीक है, सोच ले, अपना करियर भी तो बनाना है। संजना, देखा जाएगा। शाम को राजेश ऑफिस से घर आता है। संजना, राजेश, पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है, मैंने तो मना कर दिया। फिर फिर से ट्रांसफ़र कर देते हैं, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुई हूँ। राजेश, हाँ ठीक है। संजना, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाओगी? संजना, राजेश, लेकिन तुम्हें पता है ना, मम्मी जी को मेरे आना पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती हैं। राजेश, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा तो उन्हें चिंता हो जाएगी। संजना, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। शनिवार को संजना राजेश के मम्मी पापा से मिलने पहुंच जाती है। सल्ला जी, राजेश क्यों नहीं आया? संजना, मम्मी जी वो बेंगलोर गए हुए हैं, कंपनी के काम से मंडे तक आ जाएंगे। सल्ला जी, पहले तो बात करके जाता था, लेकिन अब की बार तो बात भी नहीं की। संजना, मम्मी जी अचानक जाना पड़ गया, मंडे को आते ही आपसे मिलने आएंगे। मधुसूदन जी, कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो। संजना, मैं आप लोगों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है। सल्ला जी को संजना की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में राजेश को देखने को तरस रही थी। संजना ने हलवा परोस करके लाई और सल्ला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की चिंता में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहां रुककर संजना ने उनसे विदा लेकर के घर आ गई। रात को करीब 2 बजे अचानक संजना के फोन पर घंटी बजी। संजना ने देखा अनजान नंबर से फोन आ रहा था। संजना, हेलो, कौन? आदमी, संजना जी बोल रही हैं? मैं अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। संजना, क्या हुआ उन्हें, वो ठीक हैं? आदमी, जी, वो अभी आईसीयू में हैं, आप आ जाइए बस। संजना की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से अपने भाई सचिन को फ़ोन करके सब बताती है। सचिन गाड़ी लेकर के संजना के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। संजना रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। सचिन, दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत ही लगी होगी, जीजा जी कल आने वाले थे। संजना, पता नहीं, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए, मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। सचिन, नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं और वे घबरा जाएंगे। आपको छोड़ करके सुबह मैं उन्हें ले आऊँगा, फ़ोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। राजेश एयरपोर्ट पर से कैसे लेकर के गुरुग्राम आ गया था, तभी कैसे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया राजेश सीरियस है। संजना, डॉक्टर साहब, मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर, देखिए, अभी हमें
उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट आप उनसे मिल लीजिए, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। संजना, सचिन तुम मम्मी जी और पापा जी को लेकर आ जा। उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताइयो, बस कहियो कि उन्हें थोड़ी चोट लगी है। संजना उसे भेज करके राजेश से मिलने जाती है। राजेश के पूरे सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। वह दर्द में कहा रहा था। उसके पैर पे प्लास्टर चढ़ा था, हाथों पे पट्टियां बंधी थी। संजना आंसू पोंछते हुए राजेश के करीब पहुंची। संजना, कैसे हो आप? राजेश थोड़ी ही आंखें खोल करके संजना को देखता है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राजेश, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। संजना, आप चिंता मत करें, हम दोनों आपका ध्यान रखेंगे। संजना की आंखों में आंसू बह रहे थे। राजेश, मम्मी कहाँ हैं? एक बार इससे आगे राजेश कुछ बोल नहीं पाया। संजना, सचिन गया है उन्हें लेने के लिए, अभी आते होंगे। दर्द के कारण राजेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। इधर सचिन मधुसूदन जी और सल्ला जी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा। उन्होंने दूर से देख करके संजना ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। मधुसूदन जी, बेटा क्या बात है, कैसे है राजेश? अब संजना ने सब कुछ कहा। आईसीयू की ओर इशारा किया। सल्ला जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। सल्ला जी, यह तो कह रहा था कि थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? संजना, मैंने इसे बताने के लिए मना किया था, आप भी उसमें मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। राजेश ने मम्मी पापा दोनों को आईसीयू में जाते हैं। सल्ला जी, राजेश बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? राजेश, माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। संजना पे गुस्सा मत करना, पापा मुझे माफ़ कर देना। बहुत मुश्किल से राजेश बोल पा रहा था, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। मधुसूदन जी, बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। सल्ला जी, अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़ करके जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? राजेश कुछ चाह करके भी बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर के कहा, डॉक्टर देखिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, इनको इसकी हालत बहुत नाजुक है, ज़्यादा स्ट्रेस इनको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। दोनों रोते हुए बाहर आ जाते हैं। उन्होंने देखकर संजना का सब्र का बांध टूट गया। वह सल्ला जी के गले लग करके फूट फूट करके रोने लगी। सल्ला जी, चुप हो जा, अब जो होना था वो हो गया, संभाल अपने आप को। सचिन, दीदी मैंने अब मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया, वो लोग भी आते ही होंगे। संजना ने सर पर मधुसूदन जी ने हाथ फेरा। मधुसूदन जी, बेटा घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देगा। सभी आईसीयू के बाहर पड़ी चेयर पर बैठ गए। कुछ ही देरी में संजना के मम्मी पापा भी आ गए। संजना ने के पापा जगदीश जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात किया। संजना की मम्मी कोमल जी सल्ला जी के पास बैठ करके उन्हें ठंडा बांध रही थी। कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर आए और बोले, जगदीश जी, भाई साहब आप बहन जी को लेकर के घर चले जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सचिन तू इन्हें घर ले जा। सल्ला जी, मैं अपने बेटे को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, एक गलती पहले ही कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सचिन को बुलाकर कुछ कहा, फिर वे सूदन जी से, जगदीश जी भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो कहता हूँ संजना भी तू साथ ले जाए। सचिन चलिए दीदी, पापा भी कहते हैं। जगदीश जी ने दबाव देकर के तीनों को साथ घर भेज दिया। कोमल जी, आपने उन्हें घर क्यों भेज दिया? जगदीश जी, कोमल कुछ भी नहीं बचा, राजेश हमें छोड़ करके चले गए। यह सुन करके कोमल जी फूट फूट करके रोने लगी। जगदीश जी, मैंने इसीलिए उन्हें भेज दिया, सचिन उन्हें घर जा करके सब बता देगा, यहाँ पता चलता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सचिन आएगा तो तुम भी घर चली जाना। कोमल जी, अब क्या होगा हमारी बच्ची का, उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और रिसेप्शन पर पेमेंट करके चले गए। सचिन ने पहले ही रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था। जब वो सबको लेकर के पहुंचा तो वहां पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। संजना, इतनी रात को ये सब कैसे आ गए? सचिन, क्या बात है, सब सच सच बता। सचिन, दीदी सब खत्म हो गया। संजना, क्या? अभी तो राजेश से मेरी बात हुई थी,
क्या बकवास कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चल। सचिन, दीदी पापा अभी जीजा जी को लेकर के आ ही रहे हैं। यह सुनकर के संजना अपने होश खो बैठी। उसने सास ससुर पहले से ही अंदर जा चुके थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी रिश्ते की कुछ औरतें ने संजना को संभाला, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर होश आने पर वह रोने लगी। उसे सहारा देकर के अंदर ले गया गया। वहां जाते ही वह सरला जी के लिपट करके रोने लगी। शेष भाग आगे कल सुनाऊंगी।